क्वेश्चन। मैं हूँ आपके साथ नीलम दानगी। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन राजन सीरीज से। एमसीक्यू जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है या आपकी कोई तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी, आपको उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो आपको भी यही करना है कि अपनी नोटबुक में एक एक क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करके देखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो फिर मैं आपको यही इसीलिए पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सको और उसको समझ सको। ऑलराइट, तो आप इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड के नाम से टेलीग्राम पर इसका चैनल बना हुआ है, ठीक है। आपको वहां पर इसके पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ही सोल्व करके देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंध में महत्वपूर्ण स्थितियां लिखिए, ठीक है। त्रिभुज कब कब सर्वांग होते हैं, ठीक है। त्रिभुज कब कब सर्वांग होते हैं, ये आपका 2 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं, खुद से भी इसको सोल्व करके देखना है कि आप अपने एग्जाम में कैसे इसको सोल्व कर पाते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी आपको पहले बेसिक बता दूं। जैसे त्रिभुज 3 कंडीशन में सर्वांग होते हैं, या तो 2 त्रिभुज होंगे, 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होगी तब त्रिभुज सर्वांग हो गए। ये 2 भुजा एक कोण बराबर होगा या 2 कोण एक भुजा बराबर होगी। तो इन तीन शर्तों में त्रिभुज सर्वांग होते हैं। ऑलराइट, अब देखिए कैसे इनको हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट 3 कंडीशन में त्रिभुज सर्वांग हो गए। जैसे फर्स्ट है साइड 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 यानी भुजा 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 भुजा, ठीक है। भुजा 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 किस प्रकार बराबर हो गए। मान लिया हमारे 2 त्रिभुज है ए बी सी और ये हो गया डी ई और एफ, ठीक है। ये 2 त्रिभुज हो गए। तो ये 2 त्रिभुज कब सर्वांग हो गए, एग्जाम में भी हमें इनको इस प्रकार एक्सप्लेन करना होगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, नोटबुक में नोट भी करना है और आपको इसको खुद से भी सोल्व करना है। तो देखिए, पहली कंडीशन होगी भुजा भुजा भुजा, ठीक है। साइड 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 यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्रम अनुसार बराबर हो, ठीक है। क्रम अनुसार बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होगा। जैसे ये वाली भुजा 2 है, ठीक है, और ये वाली भी भुजा 2 मीटर है, ये वाली भुजा 3 मीटर है और ये वाली भी भुजा 3 मीटर है, ये वाली भुजा 4 मीटर है और ये वाली भी भुजा 4 मीटर है, ठीक है। तो देखिए इसकी क्रम अनुसार सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गई। तो ये त्रिभुज क्या होगा, ये त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज होगा। ऑलराइट, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी 2 भुजा, इसकी भी 2 भुजा, इसकी ये भी 2 भुजाएं होगी, ठीक है। ये सभी भुजाएं आपस में समान होगी। ए बी बराबर होगी डी ई के, सी बी बराबर होगी एफ ई के और ए सी बराबर होगी डी एफ के। तो इन तीनों कंडीशनों में दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया। अब देखिए इसकी सेकंड शर्त क्या है कि कोण, साइड, एंगल और साइड यानी भुजा, कोण और भुजा, भुजा कोण और भुजा। दूसरी कंडीशन में यही होगा कि भुजा कोण और भुजा यानी एक त्रिभुज के भुजा कोण भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रम अनुसार भुजा कोण भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होगा। कैसे, जिन दो त्रिभुजों के
दो भुजा और एक कोण बराबर हो, ठीक है। दो भुजा यानी ये त्रिभुज हो गए ABCD E और F, ठीक है। ये दो त्रिभुज हो गए। इसमें क्या कहा कि दो भुजाएं यानी एक ये भुजा, ठीक है। ये दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ऑलराइट, जैसे हम इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, हम इस प्रकार भी बना सकते हैं ABCD E और F, ठीक है। ये कोण मान लिया हमने, ये कोण मान लिया 120 डिग्री है, ये कोण भी मान लिया 120 डिग्री है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दो कंडीशन हो गई, एक तो हो गई साइड 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 वाली हो गई, एक हो गई साइड एंगल और साइड। दो कंडीशन इसकी पूरी हो गई। किस प्रकार हो गई, हमने इसको डायग्राम के द्वारा समझा कि यह क्रम अनुसार ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये दोनों कोण अगर बराबर हुए तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है इसकी। तीसरी कंडीशन है एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल वो कैसे हो गई, तीसरी साइड हो गई एंगल साइड और एंगल, ठीक है। यानी कोण भुजा और कोण, कोण भुजा कोण। अगर इस प्रकार होता है तो देखिए इसको कैसे करते हैं। यानी दो त्रिभुज है कोई, उन दो त्रिभुजों में दो कोण ABCD E और F, इस प्रकार के दो त्रिभुज हो गए। इन दो त्रिभुजों में क्या होता है कि दो कोण दिए गए हैं। यहाँ पर दो कोण, एक तो ये कोण और ये कोण, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और एक भुजा बराबर होगी। यानी इसका कोण इस कोण के बराबर होगा, इसकी भुजा इस भुजा के बराबर होगी। एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा को बराबर होगी, तब त्रिभुज क्या होगा, तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो हम इनको एक साइड लिख देते हैं। यानी त्रिभुज सर्वांगसमता की शर्तों के संबंध में, ठीक है, तीन स्थितियां बनती है इसके सर्वांगसम त्रिभुज की। पहली तो क्या बनेगी, साइड साइड यानी भुजा भुजा और भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा, ठीक है। दूसरी ये बनेगी। तीसरी क्या बनेगी, तीसरी बनेगी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा और भुजा, कोण भुजा कोण, तो ये बनेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसकी तीन शर्तें बनती है, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा कोण। यानी जिस त्रिभुज की दो त्रिभुज हो गए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होगी, वह क्या होगा, ये वाला होगा। जिस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण उसी आकार के दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर होगा, तो ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इस कंडीशन से, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के क्रमानुसार बराबर हो गए, तो भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इस कंडीशन के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा बराबर होती है, ठीक है। कर्ण और एक भुजा वो किस प्रकार होगी, यदि दो समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार है दो समकोण त्रिभुज ABCD EF, ठीक है, इस प्रकार है। देखिए एक कोण तो 90 डिग्री का बराबर होगा ये दोनों में, जिसका कर्ण और कोई भी एक भुजा या ये वाली कर्ण और एक भुजा बराबर होगी, तो वे समकोण त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर सर्वांगसम हो गए, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री का कर्ण और कोई भी इनमें से एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर होगी, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। आप लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए और इनको उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार या डायग्राम के द्वारा इनको अच्छे से समझिए और नोट करिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है,
समीकरण की सहायता से सोल्व करना है, ठीक है। सर समीकरण की सहायता से सोल्व करो। इन क्वेश्चनों को कैसे करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 598 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 98, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, 98 की क्यूब और इसकी क्यूब 98 की क्यूब, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? तीसरा पॉइंट दिया गया है 9.9 की क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो देखिए सर समीकरण की सहायता इसको सोल्व करना है। इससे पहले वीडियो में हमने सर समीकरण के बारे में समझा था और उसको एक्सप्लेन भी किया था कि सर समीकरण क्या होती है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर समीकरण को समझाइए। ऑलराइट, तो देखिए अब इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि सर समीकरण की सहायता से इसको सोल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 598 को हम क्या लिख सकते हैं? 600 माइनस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी की पावर 3 का, ठीक है। आपको इस प्रकार करना है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इनको सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइएगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को इनको पढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी से, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर बताना है। तब देखते हैं आप कितने अच्छे पढ़ते हैं और कितने अच्छे आप तैयारी करते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख लेंगे हम 100 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। 100 माइनस 2 की पावर 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। आप देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको क्या लिख लेंगे? 10 माइनस 0.1, ठीक है। अगर हम 10 में से 0.1 घटाते हैं तो 9.9 आ जाता है, तो इसकी पावर 3। इसमें क्या करते हैं? a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला खोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे और इसमें आपको जोड़ना और घटाना ही बाकी रह जाएगा। तो आपको इसको सोल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है आप सभी को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। कोई वर्ग दिया गया है a b c d, एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। जो वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग की हमें परिधि बतानी है, ठीक है। वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग की परिधि पूछ ली गई, यानी इन्होंने कोई ये दे रखा है, वर्ग दे रखा है, यानी स्क्वायर दे रखा है a b c d, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने एक वर्त बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। और जो वर्त की ये वाली भुजा है ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें वर्त की परिधि आपको पता होगा, वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि होती है 2πr, वर्त की परिधि, ठीक है। वर्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। आपके सभी कमेंट्स बाद में देख लिए जाएंगे, ऑलराइट। पहले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। वर्ग की परिधि क्या हो जाती है? 2πr। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने ये वर्ग की एक भुजा दे रखी है 7 मीटर। अगर हम देखें इसमें इसका क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्या हो जाएगा? वर्ग का व्यास हो जाएगा। और वर्ग की त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। यानी अगर ये इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी? 7/2, यानी r की जो वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 7/2, जो कि व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी r का मान पता चल गया हमें 7/2, और उसमें इसका मान रखते हैं 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान क्या हो जाएगा? 7/2। इस 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो वर्ग की परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। वर्ग की परिधि क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर वर्ग की परिधि आ गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज दे दिया गया आपको। देखिए ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रहे कि इन्हीं में से क्वेश्चन ये बिल्कुल बेस है और इन्हीं में से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, यहाँ आप बेसिक से सीख रहे हैं और फिर वहाँ आपको
दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, और क्या दिया गया है कि ए के मध्य बिंदु ओ, ठीक है, ये कोई त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। आपको चित्र के द्वारा अच्छे से समझ आएगा, तो आप उसको इस पर फोकस कीजिए कि कोई त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या दिया गया है, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, और इनको मिला दिया गया, ये क्वेश्चन है। और जो बी सी भुजा दे दी गई है 6 सेंटीमीटर भुजा दे दी गई है। तो इसमें क्या है, इसकी डी और ई की हमें इसमें माप बतानी है और इन दोनों में संबंध बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या दी है, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु ई, ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु ई दिया है। और यदि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो डी ई हमें बतानी है, ठीक है, डी ई की माप बतानी है, और बी सी और डी ई में हमें संबंध बताना है, ठीक है, इन दोनों में संबंध बताना है। क्वेश्चनों को समझिए, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि डायग्राम में देखते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, इसकी एक भुजा बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए बी का मध्य बिंदु डी, ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो हमें डी ई भुजा की माप बतानी है, डी ई और बी सी में हमें दोनों में संबंध बताना है। तो देखिए ऐसे डायग्राम में क्या होता है, जो डी ई भुजा होगी, सॉल्यूशन करते हैं इसका, डी ई भुजा होगी, इन दोनों के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, जो ये वाली भुजा होगी ये इसकी आधी होगी। अगर ये बी सी भुजा 3 है तो ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3। अगर बी सी भुजा 10 है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5, ये इसकी आधी होती है। अगर बी सी भुजा 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10, ठीक है। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना था, डी ई भुजा ही हमें ज्ञात करनी थी, तो डी ई बराबर हो जाएगी बी सी अपॉन 2, ठीक है। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगी 6/2 बराबर 3। तो डी ई भुजा की माप क्या होगी 3 हो गई, ठीक है, डी ई भुजा की माप 3 हो गई। और इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में संबंध होता है बी सी अपॉन डी ई, ठीक है। ये जो बड़े वाली भुजा होती है इन दोनों में आपस में अनुपात का संबंध होता है, तो डी सी अपॉन डी ई का आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोबारा से फिर देखते हैं कि ऐसे डायग्राम में मान लीजिए कोई आपको त्रिभुज दे दिया गया है और ए बी और ए सी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची गई है, तो इस भुजा की लंबाई डी भुजा की लंबाई इस भुजा की आधी होती है। अगर ये वाली भुजा 2 होगी तो ये 1 हो जाएगी, अगर ये भुजा 4 होगी तो ये 2 हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। इसमें कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया गया है अपने आप में एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई 3√3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या किया है, मान लीजिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि जो इसकी समबाहु त्रिभुज है इसकी एक भुजा हमने x मान ली, तो इसकी क्या हो जाएगी, सभी भुजाएं इसकी बराबर हो जाएगी। हमने इसमें क्या किया, लंब खींच लिया एक, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई, इसमें यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो हम इसमें क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने x मान ली और ए सी से कुछ यहाँ पर हमने इसमें लंब खींच लिया, तो ये क्या हो गई
ये इसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कितनी दे रखी है 3√3। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर x का मान निकालना है हमें। यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाए अगर, तो हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई भी भुजा नहीं दी गई है क्वेश्चन में, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत होगी, तो भुजा की जरूरत होगी इसलिए हम इसका क्या करते हैं, इसके यहाँ से हमने उसका लंब डाल लिया। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होगी और यहाँ से हम भुजा इस फॉर्मूले से भुजा का मान निकाल लेंगे और फिर हम क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है इसमें x हो गया। ठीक है, x हो गया यानी x स्क्वायर, लंब क्या हो गया, लंब ये डाला 3√3 यानी ऊंचाई। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है, देखिए ये x है तो ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अगर इतनी हम दूरी ले तो ये पूरा x है तो ये इसकी आधी हो जाएगी x/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये किस प्रकार हुआ, ये पूरी भुजा AB तो है x। ठीक है, अगर हम इसकी आधी करें तो x/2, केवल ये वाली इतनी दूरी क्या हो जाएगी x/2। तो हमने इसमें ये कर लिया, x² क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस x²/4। ठीक है, ये हो गया। तो x² माइनस x²/4 बराबर 27। ऑलराइट, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो गया x² 4x² माइनस x² बराबर 27 आ गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस x² हो जाएगा 3x² बराबर 27। ठीक है, यहाँ पर 3x² बटे 4 बराबर 27, इस तरीके से इसको काट लिया। ये यहाँ पर 9 आ गया और x² बराबर आ गया 36 के, यानी x बराबर आ गया 6 के। देखिए किस प्रकार, एक बार और समझते हैं इसको। क्वेश्चन था हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो हमारे कोई समबाहु त्रिभुज हो गया और इसकी ऊंचाई हमें 3√3 दे दी गई। और देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए भुजा। इसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ठीक है, इसके लिए हमें भुजा चाहिए। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, ये इसके हमने भुजा x, ये इसकी भुजा x मान ली, ये भी x हो गई और ये भी x हो गई। तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। x की वैल्यू पता चल गई, x का मान रखा, इसकी ऊंचाई रखी और आधार ये है इसका, आधार यहाँ तक की दूरी हमने इसकी x रख ली। तो x की वैल्यू हमें क्या आ गई, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ गई 6। अब क्षेत्रफल में मान रखेंगे हम। क्षेत्रफल में कैसे करते हैं, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है √3/4a²। ठीक है, तो √3/4 गुना 6 गुना 6 ये आ गया। इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसको करेंगे 2 तिया 6, तो ये क्या आ गया 9√3, जिसका क्षेत्रफल आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको अगली वीडियो में फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए, क्षेत्रफल निकालना है, हाइट दे रखी है, कर्ण के सूत्र से इसकी भुजा निकाल लेंगे और फिर भुजा में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 4y माइनस xy की पावर y की पावर 4। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें xy कॉमन ले लेंगे, xy कॉमन ले लिया, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, xy इनकी इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, x माइनस वाई और x² प्लस
आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 121 प्लस 64 माइनस 0.04 प्लस 0.16। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको देखिए कितने आसानी से सोल्व करेंगे हम इनको। इसका ये किसका वर्गमूल होता है, 121 होता है 11 का, तो ये 11 हो जाएंगे, प्लस 64 किसका होता है, 64 होता है 8 का, माइनस ये किसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 0.04 दे रखा है। ठीक है, तो 4 किसका होता है, 4 होता है 2 का। अगर हम 0.2 कर दे इसको, तो जब 0.2 और 0.2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 हम छोड़ के दशमलव है, तो हम इसको इस प्रकार करेंगे 0.04। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझना है। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 0.2, 0.2 का प्लस। अब देखिए इसी प्रकार 16 है, तो 16 को क्या करते हैं, 16 होता है 4 का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 0.4 और 0.4 करेंगे हम, 4 चौक 16 और देखे तो हम छोड़कर दशमलव लगी है, तो ये 0.4 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.4। अब इसको सोल्व करते हैं, 11 और 8 19 माइनस 0.2 प्लस 0.4। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं 19.4 और इसमें से घटा देंगे 0.2 घटा देंगे, तो ये 19.2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो इसका आंसर है 19.2 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। एक काम 3 मजदूर 16 दिन में करते हैं। एक काम 3 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। 16 दिन में, तो 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हमने मान लिया 12 मजदूर उसी काम को डी दिन में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है 3 गुना 16 बराबर 12 गुना डी। तो हम क्या कर लेंगे, 3 मजदूर किसी काम को करेंगे 16 दिन में, यानी 3 गुना 16। ठीक है, और उसी काम को, काम तो दोनों का बराबर है, बल्कि यहाँ पर आदमी और मजदूर अलग अलग दे दिए गए हैं। इसका 110 सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, यानी मैन गुना m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2। ठीक है, ये हम तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर 30 है, सॉरी यहाँ पर 30 मजदूर है, यानी 30 मजदूर किसी काम को करेंगे 16 दिन में, m1 गुना d1 30 गुना 16 कर देंगे, और फिर 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे, m2 क्या दे दिया, 12 दे दिया, और d2 हमने इसने पूछ लिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 30 गुना 16 बटे 12 बराबर d2। इसको ऐसे कर लेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, d बराबर आ गया, d2 बराबर आ गया 40, यानी 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, 40 दिन में। इसमें क्या क्या 3 से भाग दे दिया, 3 दाव 10, और 3 से इसको भाग दे दिया 4 आ गया, 4 से 16 कट के क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 10 की और 4 की गुना क्या हो गई, 40 हो गई। तो ये क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे, आप दोबारा से समझिए इसे कि इसने कहा गया 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे। आपको नंबर बदलकर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी मजदूर जो पहले दिया जाएगा मजदूर गुना दिन हो जाएंगे, और जो बाद में दिया जाएगा या तो आपको दिन दे देगा या मजदूर दे देगा। मान लें यहाँ पर आपको दिन दे दिया और फिर ये मजदूर पूछ लिया, तो फिर m का मान आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, माध्यिका से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 11 16 15 12 5 5 7 7 9 और 10। ठीक है, इसकी क्या बतानी है, इसकी माध्यिका बतानी है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका।
तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सभी नंबर्स को आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, 4 आरोही क्रम में लिखे 4 5 5 से बाद में फिर 7 7 फिर 9 फिर 10 फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 11 फिर आ जाएगा 12 फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15 और फिर आ जाएगा 16। तो इस प्रकार हमने इसमें क्या किया, इनको आरोही क्रम में लिख लिया। फिर इनकी संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल इनकी संख्या हो गई n बराबर 10। तो इसमें देखिए माध्यिका का सूत्र होता है, अगर इन सभी नंबर्स की संख्या विषम हो, ठीक है, विषम यानी ओड हो, तो n बराबर क्या हो, n बराबर हो विषम, n बराबर क्या हो विषम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, n बराबर क्या है 10 है, तो ये सम है। सम के लिए क्या करते हैं हम, सम के लिए क्या करेंगे, अगर n बराबर सम यानी सम हो तो उसके लिए क्या करेंगे, n/2 कर देंगे। n/2 यानी 10/2 कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, पांचवा पद आ जाएगा। ये पांचवा पद, इसमें क्या करते हैं, पांचवा पद आ गया 1 2 3 4 5, पांचवें पद को सिलेक्ट करते हैं, पांचवें पद और उसमें अगले पद को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो 9 + 10/2। ठीक है, ये 20/2 बराबर 10। इसका जो माध्यिका आ गई इसकी 10। आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन गलत दिया गया है, आप इसको सही कीजिए और दोबारा से समझिए कि ये हमें कोई सीरीज दे दी, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है। इसको आरोही क्रम में लिख लिया, तो इन नंबर को हम काउंट करते हैं, n बराबर 10 आता है। ठीक है, सम के लिए हो जाएगा, ये अगर सम है तो सम के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जितनी भी संख्या होगी, यानी यहाँ पर n का मान 12 आ गया, 14 16 18 आ गया, उसका आधा करेंगे और जो भी जैसा भी पद आएगा, मान लिया 7वां पद आ जाता है, यहाँ पर 7वां आ जाता पद, तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें पद और अगले पद को हम क्या करते, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते, तो ये क्या आ जाता है, इसमें इसकी माध्यिका आ जाती। यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार किया, यहाँ पर तो 5वां पद आ गया, 5वें पद में नेक्स्ट पद को जोड़ दिया, उससे 2 से भाग कर दिया, तो इसमें इसकी माध्यिका पता चल गई। अगर यहाँ पर n का मान विषम आता तो इसमें क्या करते, n + 1/2 कर देते, ये विषम आ जाता, और विषम में जैसे कि यही मान लेते हैं हम, ये 10 हो, ये यहाँ पर 9 आ जाता। ठीक है, तो 9 + 1 क्या कर देते, 9 + 1 अपन 2 कर देते, 10 आ जाता। तो 10 क्या होता, 10/2 यानी पांचवा पद क्या होता, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या होता, इसकी माध्यिका फिर क्या आ जाती, इसकी माध्यिका आ जाती 9। ऑलराइट, अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।